अनुपम प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आगरा से खबर है। आगरा कानपुर समेत 18 एयरपोर्ट्स को धमकी मिली है। 18 एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी मिली है। आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा पत्र आया है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा तंत्र अलर्ट है। जांच में कुछ भी नहीं संदिग्ध मिला है। मेल भेजने वाले की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। आगरा एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट समेत 18 एयरपोर्ट्स को धमकी मिली है। 18 एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। आगरा एयरपोर्ट को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल भेजा गया। ईमेल में एयरपोर्ट के अंदर स्फोटक रखे होने का दावा किया गया। मेल मिलने के बाद आगरा के खेरिया एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई और चेकिंग शुरू हुई है। चेकिंग में एयरपोर्ट के अंदर कहीं पर भी स्फोटक नहीं मिला। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। के क्रम में हम लोगों ने थाना शाहजहां से मुकदमा पंजीकृत कर लिया है संबंधित धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 323/25 है और इसमें ईमेल आईडी 2 हमें मिले हैं जिससे ये जिम्मेदारी दी गई है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कई और जगह भी इस तरह के ड्रग्स भेजे गए हैं। साइबर की जो टीम है यहाँ पे एडीसीपी साइबर सिक्योरिटी साइबर एक्सपर्ट आदित्य के नेतृत्व में टीम इसमें लगी हुई है और उसको ट्रैक किया जा रहा है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। पूरे एयरपोर्ट पे लोगों ने पूरी छानबीन कर ली थी। इस तरह की कोई चीज नहीं पाई गई है, परंतु हम इस पूरे थ्रेड को सीरियसली लेते हुए तो ट्रैक कर रहे हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और उसको आगे की बढ़ी कर रहे हैं। अलीगढ़ में ससुराल पहुंचे एक फौजी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामला पिसावा थाना इलाके के गांव दौका का है। बताया जा रहा है कि फौजी मेघश्याम का पत्नी पिंकी से पिछले 7 सालों से पारिवारिक विवाद है। दोनों के बीच खर्च और आपसी अनबन को लेकर अदालत में भी मुकदमा विचाराधीन था। सुलह के इरादे से फौजी अपने बच्चों और पत्नी से मिलने ससुराल आया था। आरोप है कि पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाया। फोन कॉल का ऑडियो अब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं अब इमरजेंसी में बाकी मरीजों को देख रहा था। उसी वक्त 112 नंबर पुलिस की गाड़ी एक मरीज़ को लेकर के इमरजेंसी में आई, जिसे हम लोगों ने बेड पे लेटाया और उसका वाइटल चेक किया। बीपी उसका रिकॉर्डेबल नहीं था, पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था। तभी फिर उसके बाद उसकी आँख की पुतलियाँ भी फैली हुई थी। हम लोगों ने उसको सीपीआर दिया और जो भी प्रोसेस है करने रिवाइव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद 15-20 मिनट के बाद 3:50 पे उसको मृत घोषित कर दिया। वाराणसी में चेन स्नेचर गिरफ्तार किया गया है। 1,68,000 कैश तमंचा बरामद किया है। आंध्र प्रदेश की महिला से चेन लूटी थी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्नेचर की पहचान हुई है। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। हर्ष उर्फ शोभित डे जो खुजवा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करते हुए 100% की बरामदगी की गई। सर, इसके साथ क्या क्या बरामद हुआ है? इसने जो मंगलसूत्र लिया था उसको स्थानीय ज्वेलर्स से 1,72,000 रुपये में बेचा गया। जो इसको धनराशि मिली थी उसमें से 1,68,020 रुपये इससे बरामद किया गया। साथ साथ में इससे एक अवैध तमंचे की भी बरामदगी की गई है। सर, इसके पहले भी कुछ इसका पुराना इतिहास? अभी तक जो हमने सीसीटीवी या अन्य माध्यम से जो देखा गया है, अभी तक कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भी हम अन्य जो माध्यम है उनसे हम देख रहे हैं कि कोई इसका इतिहास रहा है कि नहीं रहा। प्रतापगढ़ पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या मामले में 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की। आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद की गई है। कल भतीजे ने बुजुर्ग चाचा की हत्या कर दी थी। नशे की हालत में भतीजे ने मामूली विवाद पर चाचा को मौत के घाट उतारा था। एक बुजुर्ग 85 साल से ऊपर उनकी उम्र है। वो खेत में बकरी चरा रहे थे, तो उनका एक भतीजा है जो शराब पी के गाँव गया हुआ था। उसने शराब पी के झगड़ा करते हुए उनके सिर पे हथियार से हमला किया। इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। ये जो अभियुक्त है कल्लू उर्फ अजीत, इसको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में एक युवक और उसकी शादीशुदा प्रेमिका ने अलग अलग जगहों पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
थाना अहमदगढ़ क्षेत्र की यह घटना है। महिला रीना ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब युवक को इसका पता चला तो उसने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले दोनों को गांव के एक खेत में आपत्तिजनक हालत में देखा गया था। इसके बाद से ही गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं और दोनों मानसिक तनाव में चल रहे थे। माना जा रहा है कि समाज के डर और पारिवारिक दबाव के चलते दोनों ने एक खौफनाक कदम उठाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के ग्राम उत्तरावली में एक महिला एवं एक युवक के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिसके संबंध में शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। कौशाम्बी में बुजुर्ग पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस वारदात की मुख्य आरोपी लेडी डॉन प्रीति गौतम अब भी फरार है। महुआ घाट थाना क्षेत्र में बुजुर्ग शिव सिंह पटेल पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस ने एक आरोपी धर्मेंद्र को अडौली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार धर्मेंद्र ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। धर्मेंद्र ने बताया कि प्रीति गौतम का पीड़ित के भांजे शिवम से प्रेम संबंध है। ननिहाल की कुछ जमीन शिवम के नाम हो चुकी है, जबकि काफी जमीन अभी बुजुर्ग शिव सिंह के नाम पर है। इसी जमीन को लेकर विवाद के बाद प्रीति गौतम ने गुस्से में आकर बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस प्रीति गौतम की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दे चुकी है, लेकिन लेडी डॉन अब तक फरार है। 26/6 को थाना महेबा घाट में अड़हौली गांव से एक सूचना आई कि एक लड़की प्रीति गौतम जो फतेहपुर की रहने वाली है, एक वृद्ध के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें वो वृद्ध पर्सन जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसमें उस लड़की के साथ एक व्यक्ति और था जो कल पकड़ा गया था, जिसे गिरफ्तार कर कल माननीय न्यायालय भेजा गया, जहां से वो जेल प्रेषित कर दिया गया। मथुरा में किडनैपर्स के चंगुल से भागा 11 साल का लड़का जिला अस्पताल पहुंच गया। वहां उसने कैंटीन मालिक से पूरी बात बताई और अपने घर पर कॉल करने को कहा। किशोर की बताई हुई बात पर विश्वास कर कैंटीन मालिक लड़के को पुलिस के पास ले गया। पुलिस ने किशोर के घर पर सूचना दी। छात्र दीपेश सुबह घर से निकला था। घर से निकलते ही उसे कार सवारों ने बिठा लिया। टैंक चौराहे से आगे जब गाड़ी रुकी तब लड़का भाग निकला। पुलिस घटना की जांच और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हमें नहीं पता, ये होपलेस होता हुआ रोता रोता आया था हमारे पास। तो अच्छा। यहाँ आके हमसे बोलता है कि अपना फ़ोन दे दो, हमें बात करनी है। अच्छा। तो हमने इससे पूछा, मैंने बेटा कहाँ बात करनी है? तो इसने बोला कि मुझे कुछ लोग घर टाउनशिप से उठा के ले आए हैं और मुझे अपने घर बात करनी है। मैंने कहा अच्छा। तो इसने कहा कि मुझे अपना कान दो, कान में बात करनी है। हमने कहा मैंने की बात क्या है? पास में गए हम इससे। इसने बोला कि मुझे घर बात करनी है, ऐसे ऐसे मुझे ये लोग उठा कर लाए हैं। हमने इसे ले जाके चौकी ले गए। वहाँ जाके हमने इसकी बात करा दी। वहाँ भैया काफ़ी देर बैठे रहे, इसको बात कराते रहे। तो उन्होंने गाड़ी रोकी है टैंक चौराहे के आसपास। तो टैंक चौराहे गाड़ी रोकी उन्होंने, वो दुकान से कुछ सामान खरीद रहे थे। उस दौरान बच्चे को थोड़ा बहुत होश आया है, तो होश आते ही बच्चा गाड़ी में से निकल के भाग गया है। तो भागते भागते बच्चा आ गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास। उधर बच्चे ने किसी से फ़ोन मांगा है, तो उन्होंने बात कराई है किसी बच्चे के द्वारा। वो लेके गए हैं चौकी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली चौकी है जो, उसके अंदर। तो उन्होंने बात करके वो थाना कोतवाली के लिए बच्चे को रेफर कर दिया। उधर से मैं बच्चे को लेके आया हूँ। खबर ललितपुर से है। पुलिस ने LUCC नाम की चिटफंड कंपनी से जुड़े पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने लोगों को कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर उनसे निवेश कराया, फिर पैसा वापस नहीं लौटाया और फरार हो गए। पुलिस अभी तक चिटफंड कंपनी के कई लोगों को जेल भेज चुकी है। पुलिस टीम ने इंदौर के अनुराग बंसल और उसकी पत्नी आरती बंसल को गिरफ्तार किया। दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। LUCC नामक चिटफंड कंपनी बना करके कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैसा को डबल करने के नाम पे एक संगठित गिरोह के द्वारा काफ़ी भोले भाले लोगों से इन्वेस्टमेंट जो है कराया गया था। उसी में आज जो है 2 शातिर अभियुक्त जो हैं, जिनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था, जिनका नाम अनुराग बंसल है और आरती बंसल है। ये लोग मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले हैं। इनको आज अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करके आज जेल जो है वो भेजा जा रहा है। और इनसे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जो है और भी साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है।
मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। फ्लाईओवर से नीचे गिरी बेकाबू कार सवार 4 की मौत हुई है। एक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के रहने वाले थे मृतक। छपार थाने के पानीपत खटीमा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो मुजफ्फरनगर से खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। दिनेश पवार बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, कब की घटना है, क्या लेकर अब तक सामने आया है? देखिए, घटना अभी थोड़ी देर पहले की है, जब हाईवे से तेज गति से जब इनोवा कार जा रही थी, इसमें 5 लोग सवार थे और अचानक से जब एक मोड़ आया, उस मोड़ को पार करते हुए ये समझ नहीं पाए और अनियंत्रित होकर ये कार थी हाईवे से फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक जो पुलिस की द्वारा दी गई जानकारी है, उसके अनुसार पता चला है कि ये लोग गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी जा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये लोग हाईवे पर जा रहे थे और तभी अनियंत्रित कार जो है फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिसमें 4 लोगों की जब अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मौत हो गई, जबकि अभी एक युवक की हालत गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है। और ये जो रहने वाले हैं, जो अभी तक पहचान पुलिस के द्वारा बताई गई है, गुजरात के रहने वाले हैं, ये बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। खबर प्रयागराज से है। करछना में एक दिन पहले हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपियों से कान पकड़कर उठक बैठक कराई। मामले में 54 नामजद 550 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि सांसद चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद करने के बाद नैनी में रविवार को हंगामा हो गया था। लाठीचार्ज करने पर भड़की हिंसा ने वाहनों में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। पुलिस पर भी हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 50 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ रूट पर हिंदू संगठनों ने अपने ही स्तर पर पहचान अभियान छेड़ दिया है। पहले मुजफ्फरनगर और अब मेरठ में भी हिंदू संगठनों ने ढाबे की पड़ताल की। स्वामी अश्मीर महाराज की अगुवाई में उनके कार्यकर्ता ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीर और भगवा झंडे भी लगा रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई गलत पहचान से ढाबा चलाता मिला तो उसे पहले शांतिपूर्ण ढंग से बंद करवाया जाएगा और फिर पुलिस को भी शिकायत दी जाएगी। बागपत पहुंची साध्वी प्राची ने कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले होटल और ढाबों पर नेम प्लेट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए क्योंकि भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति का मेला है। ओरिजिनल नाम बताने में प्रॉब्लम क्या है? नाम छुपाने के पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहा है। बाबा भोलेनाथ के भक्त हरिद्वार नगरी से कावड़ उठाएंगे और रास्ते में नाम बदल करके जो कावड़ उठाने वाले भोले हैं उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा, तो ये उचित नहीं। नेम प्लेट होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? अपना ओरिजिनल नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत नेताओं को हो रही है। ये दिक्कत कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर सियासी पारा गर्म है। बीजेपी के साथ ही कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से गुंडों की टोली बता रही है। जो कोई भी वहाँ पर अपनी दुकानें संचालित करे, ढाबा संचालित करे, वो अपना नाम वहाँ पर प्रदर्शित करे, दिखाए कि क्या है। क्योंकि कल को कोई घटना दुर्घटना हो जाए, किसी के कोई खाद्य पदार्थ खाने से तबीयत खराब हो जाती है, तो आखिर किसकी शिकायत करेगा? पता चला कि वो वहाँ से ठेला अपना हटा ले गया, ढाबा अपना बंद कर दिया, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? तो एक मतलब ग्राहक का अधिकार है उसको ये जानने का कि हम जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं या कोई सामग्री ले रहे हैं वो हम किससे ले रहे हैं। लाखों टूरिस्ट वहाँ से गुजरते हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को देखने के लिए। और जो ये होटल्स हैं, होटल्स में अब क्या है कि कांवड़ यात्रा के नाम पे बहुत सारे गुंडों का समूह होटल मालिकों के पैंट उतार रहे हैं, निक्कर उतार रहे हैं
तो ये जो कुछ हो रहा है ये गुंडों की टोली है, इनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ और बहुत अच्छे पैगाम इस बार मुख्यमंत्री ने दिए। मैं तमाम प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि उनकी गाइडलाइन को एक बार पढ़ें और समझें। दरअसल कोई भी धार्मिक जुलूस के अंदर हथियार तो नहीं आने चाहिए, किसी भी धार्मिक जुलूस के अंदर। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक ऐसा शख्स है जो दोनों ही दलों में पदाधिकारी है। मामला जौनपुर का है। महेंद्र प्रसाद बिनवंशी नाम का यह शख्स जौनपुर कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी है, तो समाजवादी पार्टी अनुसूचित मोर्चा में राष्ट्रीय सचिव की भी जिम्मेदारी संभाल रहा है। एक ही व्यक्ति के दोनों दलों में पदाधिकारी बनने से सपा कांग्रेस के संगठन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने एम्स के छात्रों को उपाधि सौंपी और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया। उपाधि पाए हुए बच्चों को सीएम योगी ने भी संबोधित किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में एम्स बनवाने में आई चुनौतियों का जिक्र किया। एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है। और मिलता ही नहीं है, IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। गोरखपुर के मेयर ने राष्ट्रपति को शहर की चाबी सौंपी। चांदी की बनी विशेष चाबी राष्ट्रपति को सौंपी गई। बता दें कि राष्ट्रपति 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। कल राष्ट्रपति गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान न केवल पशुओं के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है, बल्कि कोविड-19 जैसी महामारी में भी विशेष योगदान दिया। बता दें कि IVRI के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु शब्द मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है, उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। जिंदगी मुझे विश्वास है कि इसी भावना के साथ आपके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की होगी और भविष्य में भी इसी मूल भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचें जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। वहीं बरेली में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा पंक्तियों को दोहराया। उन्होंने कहा कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। जब यहाँ पर डिग्री अवार्ड के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत की
वेटनरी साइंसेस के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक उनकी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और यह प्रेरणा हम सब के लिए एक नया अवसर होगा। नया अवसर भी इस बात को लेकर के होगा, क्योंकि याद रखना, पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहां पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके अभिभावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है। इन शिक्षकों की जीवन की साधना आपके रूप में समाज को वापस प्राप्त हो रही है। समाज की सेवा के लिए आप सब अर्पित किए जा रहे हैं। आप अपनी सेवा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की उस संकल्पना में अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर IVRI के आप सभी स्नातक, परास्नातक और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपाधि धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। सियासत में इस बार समाजवाद और नमाजवाद की लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू समाजवाद के साथ खड़े हैं, आरजेडी और सपा जैसे दल नमाजवाद के साथ खड़े हैं। वहीं बीजेपी सांसद के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग में है। लोग टोपी लगा करके घूम रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई न दे जाए, किसी को कुछ दिखाई न दे जाए, इसलिए टोपी लगा करके भी लोग रह रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी मैंने देखा टीवी पर एक बीजेपी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी को नवाजवादी बोल रहे थे। मैंने उनकी सर की तरफ देखा तो सर पे बाल ही नहीं थे उनके।